वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कैमे हो तुसी सारे? मजहर, फिजा, एमन, मारिया, सादिया एंड सो ऑन। बस सुनाओ, फिर फिट हो, खुश हो? गुड टू सी यू। हाँ सादिया, थैंक यू थोड़ी दुआवां। आई एम फाइन, शुक्र अलहमदुल्ला। मजहर फिट, ठीक ठाक। अच्छा मैं दसो, लास्ट क्लास है तुसी की पढ़ लिया सी? छो बस, आज टाइम जाया नहीं करना। ये दसो लास्ट क्लास की पढ़ेगा सी? बाकी सदीकी कंप्लीट हो गया। बाकी सदीकी मॉडर्न शायरी में बाकी सदीकी कंप्लीट हो गया। कितने तक पढ़े बाकी सदीकी? जी राबिया, बाकी सदीकी कितने तक पढ़ लिया सी? लोग खेल। ओके फाइन। अच्छा जी, इसके बाद फिर आपने नेक्स्ट हेडिंग बनानी है जी। इसके बाद ना फिर नेक्स्ट हेडिंग मारिया लोग खेड़ा की सानू समझ आ गई। इस तो बाद फिर साड़ी नेक्स्ट हेडिंग है समाज दी बुरियां रस्मां दी मजम्मत। समाज दी बुरी रस्मां दी मजम्मत। अच्छा, मजम्मत के लिए हम क्या वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं फिर? सबा नंदिया करना। समाज दी बुरी रस्मां दी नंदिया। समाज दी बुरी रस्मां दी मजम्मत। जी तंजीला, नंदिया। शाबाश। अच्छा आप देखिए, हमारे माशरे की सबसे बुरी रस्म कौन सी है, खास तौर पे पंजाबी सोसाइटी में? कि आज हमारे सोसाइटी का बहुत बड़ा डायलेमा बन चुका है जहेज, दाज। तो इन्होंने दाज या जहेज की मजम्मत की है। और दाज या जहेज की मजम्मत कैसे करते हैं? एक लड़की के इन्होंने जज्बात का इजहार किया है। एक कुड़ी अपनी मां नू की कहती है, अब आप इनकी नज़म लिखें। जुनैरा पता है की कहते ने? कहते ने, मेडा दाज ना बना अंबड़िए। आप लोगों के शायद इल्म में हो कि पोटोहारी जबान में मां नू अंबड़िए कहते ने, अंबर लिख के ना और बड़िए। मेडा दाज ना बना अंबड़िए। मेडा दाज ना बना अंबड़िए। अंबर जिस तरह लिखते हैं ना, अंबड़िए कर दें उसे। बेड़े और बड़िए। मेडा दाज ना बना अंबड़िए। लिख लिया तंजीला? अफनान आपने? मेडा दाज ना बना अंबड़िए। फिर अगले मिसरे में लिखे, कहते हैं मैं कोई चीज ना मंगी। मेडा दाज ना बना अंबड़िए। मैं कोई चीज ना मंगी। फिर अगले मिसरे में लिखे, तू अपने हतें रोल ना। तू अपने हतें रोल ना। हतें आपने ऐसे लिखना है, हे ते दो चश्मी है, ये और नून गुना। तू अपने हतें रोल ना, रे वाव और लाम। तू अपने हतें रोल ना। फिर अगले मिसरे में लिखो अफनान, मेडे प्योनी उच्ची पग। तू अपने हते रोल ना, मेडे प्योनी उच्ची पग। खतीजा लिख तो दिया हतें यार, हतें। तू अपने हतें रोल ना, मेडे प्योनी उच्ची पग। मेडे प्यो नी। तंजीला ये पोटोहारी जबान के शायर हैं, दी नहीं, मेडे प्यो नी, नून छोटी है नी। मेडे प्यो नी उच्ची पग, नून छोटी है नी। ये जो खिता पोटोहार है ना, यहाँ की जबान में नी का इस्तेमाल, ना का इस्तेमाल ज्यादा होता है। तू अपने हते रोल ना, मेडे प्यो नी उच्ची पग, नून छोटी है नी। फिर अगले मिसरे में लिखिए, तू जितना दाज खिलार से। तू जितना दाज खिलार से। खिलार लिख के ना, सीन ये और नून गुन्ना। तू जितना दाज खिलार से। तू जितना दाज खिलार से।
आखिरी मिसरे में लिखिए, मैं उतनी होसा नंगी, तू जितना दाज खिलार से। वेरी गुड फकिया। तू जितना दाज खिलार से, तू में ना नून गुना भी आता है। और आखिरी मिसरे में लिख दे, मैं उतनी होसा नंगी। यार हकीकत भी यही है तंजीला, आप जितना मर्जी जहेज इकट्ठा कर लें, जितनी मर्जी उसकी नमूदो नुमाइश कर लें, कहते हैं ना कि तुसी दुनिया दी जबान ते नहीं ना बंद कर सकते, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਕੀੜੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਲ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਕੀਆ, वो कहते हैं डॉलर्स का दिता है, हायर का नहीं है ना। तो वो कहते हैं कि यार वाकई इंसान जितना मर्जी कर ले, उतना ही इंसान अपने आप को ही जो है वो कर रहा होता है, तो उसकी इन्होंने मजम्मत की है। अच्छा, इसके बाद फिर अगली हेडिंग लिखें जी, अगली हेडिंग लिखें, और अगली हेडिंग में जी आपने लिखना गरीबां दी बेबसी। जी नेक्स्ट हेडिंग, गरीबां दी बेबसी, या फिर इसी हेडिंग को आप दूसरा नाम भी दे सकते हैं, वडेरियां दा जालमाना किरदार। गरीबां दी बेबसी ते वडेरियां दा जालमाना किरदार। अब इनमें दोनों में से कोई एक नाम जो आपको सूटेबल याद रह जाए, आपने अपने पेपर में कोट कर देना। अब गरीबों की बेबसी या वडेरों का जुल्म कैसे बयान करते हैं जी तंजीला? गरीब लोगों की बेबसी या वडेरियां दा जुल्म पता कैਵੇਂ बयान करते ने? कहते ने निके वड्डे सारे, निके वड्डे सारे, निके वड्डे सारे। अगले मिसरे में आपने लिखना है इस नी अगे नंगे। आप देखें फिर नी आ गया, निके वड्डे सारे, इस नी अगे नंगे। आपने देखा गांव का जो चौधरी होता है, जो सो कार्ड वडेरा होता है, उसे अपने गांव के तमाम लोगों का पता होता है ना कि कौन कितना ताकतवर है, किसकी कितनी रिश्तेदारी है, कौन कितना जो है वो असर और रसूख रखता है। ऐसे है ना, आप हर इलाके में देख लें कि जो इलाके का नंबरदार होता है, जमींदार होता है, उसे पता होता है कि यार कौन कितना ताकतवर है, किसकी कितनी एक वर्थ है। निके वड्डे सारे, इस नी अगे नंगे, इस अलिफ ये और सीन के साथ, इस नी अगे नंगे। फिर अगले मिसरे में लिखिए राह विच खल के पानी। जी अगले मिसरे में क्या लिखना है आपने? राह विच खल के पानी, राह विच खल के पानी। फिर अगले मिसरे में लिखिए कुड़ियां कोलू मंगे। आप जानते हैं ना कि पंजाब के कल्चर में पहले औरतें या लड़कियां घड़े लेके जाती थी पानी भरने के लिए। ये वही उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। खिता पोटोहार में तो वैसे भी आप जानते हैं कि पानी के लिए जाना पड़ता था दूर। राह विच खल के पानी। अगले मिसरे में लिखिए कुड़ियां कोलू मंगे। फिर अगले मिसरे में लिखिए जिथों कोई रोके, जिथों कोई रोके, जीम ते दो चश्मी है, वाओ और नून गुन्ना। जिथों कोई रोके, जिथों से मुराद है जिथे, जिथों कोई रोके, जिथों कोई रोके। फिर आखिरी मिसरे में लिखिए ओथों। मारिया ने लिखा हुआ है तंजीला जी, जिथों कोई रोके, और आखिरी मिसरे में लिखे ओथों मोड़ मोड़ लंघे। जिथों कोई रोके, ओथों मोड़ मोड़ लंघे। अब आप देखें कि इसमें गरीबों की बेबसी भी नजर आ रही है ना, कि गरीब आदमी की बच्चियां जब पानी भरने के लिए जाती हैं तो कह रहे हैं कि निके वड्डे सारे, इस नी अगे नंगे। यार निके हैं या वड्डे हैं, सारे उसके सामने हकीकत मालूम है। फिर कहते हैं कि राह विच खल के पानी, के खल के पानी जो है वो लड़कियों से मांगता है रास्ते में। और कहते हैं जिथू कोई रोके, कि अगर कोई बंदा उन्हें समझा ही दवे कि यार तू इस किस्म दी हरकतां ना करया कर, तो दोबारा फिर कहते हैं कि जी मैं वेखांगा मैनू कौन रोकदा है। आपने देखा तंजीला कि लोगों का एक ट्रेंड बना होता है, बार बार कहते हैं जी हाँ मैं वेखांगा मैनू कौन रोकदा है। ये वही वाली बात है, ओथू मोड़ मोड़ लंघे, कि यार फिर दोबारा दोबारा वहीं से गुजरता है, क्योंकि जालिम है ना, गरीब आदमी बेबस है, ओदा कुछ कर ही नहीं सकते।
खल के अंदर दो चश्मी है, दो दफा आता है यार, ऊपर लिखा भी था किसी ने, आप ऊपर लिखे हुए कमेंट्स में ही देख लें, मैंने बताया भी है कि बिल्कुल ठीक है। मुड़ के अंदर ना दो चश्मी है नहीं आएगा आमिर, मुड़ मुड़ बस। जी डॉक्टर आमिर समझ आई आपको, मीम और रे, दो चश्मी है नहीं आता, वो तो मुड़ मुड़ लंगे। लिख लिया सबने? हाँ गुड, शाबाश। मेरा ख्याल है कि अब आपको शेर की भी समझ आने लग गई होगी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसमें, गरीबों की बेबसी है और वडेरों का जुल्म ही है। अब आपने नेक्स्ट हेडिंग बनानी है, माशरे दी तबकाती वंड। माशरे दी तबकाती वंड। माशरे दी तबकाती वंड कहते हैं कि हमारी सोसाइटी डिफरेंट जो है वो क्लासेस के अंदर डिवाइड है। ऐसे है ना कि आप कहते हैं ये रूलिंग क्लास है, ये अपर मिडिल क्लास है, ये लोअर मिडिल क्लास है, ये पुअर क्लास है। हमारा माशरा डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिवाइडेड है, क्लास डिफरेंस बहुत ज्यादा है। उसकी तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं, कहते हैं कि गरीब आदमी जिसने ना अपनी सफेद पोशी की वजह से, वंड में दो चश्मी है नहीं आता हमारी यहाँ, गरीब आदमी जिसने अपनी सफेद पोशी का भरम रखा होता है, उसने किराए पे घर लिया हुआ होता है, तो उसके साथ फिर क्या सलूक होता है। कहते हैं कौन कराया देसी, कि जब मालिक मकान किराया लेने के लिए आता है तो क्या करता है। आप जानते हैं वैसे भी पोटोहारी जबान में यहाँ पे राजे बड़े मशहूर हैं। राजा साहब किराया लैन आते हैं, फिर कहते हैं कौन किराया देसी, कि किराया कौन देगा भाई, पहली नी अज 15 हुई। कौन किराया देसी, पहली नी अज 15 हुई। फिर अगले मिसरे में लिखे, मुंशी मुच्छा वट के गजिया। मुंशी मुच्छा वट के गजिया। आप जानते हैं ना मूछें वटना, वो जिस तरह राणा सनाउल्लाह साहब हो और उनके जैसी मूछें हो 4x4 की, ये उसकी तरफ इशारा है कि मुंशी मुच्छा वट के गजिया। गजिया कहते हैं गरजने बरसने को, मुंशी मुच्छा वट के गजिया। फिर अगले मिसरे में आखिरी में लिखे, जीवे, जैसे जीवे लिखते हैं ना वैसे जीवे मिल ना, जीवे मिल ना घुग्गू वजिया। घुग्गू कहते हैं सायरन को। जीवे मिलना घुग्गू वजिया। आपने देखा होगा या सुना होगा कि पहले जमाने में ना जो लोग फैक्ट्री में काम करते थे उनके लिए सायरन बजाए जाते थे, और दूर दराज के लोग भी सुना करते थे कि हाँ यार ये फैक्ट्री में काम करने वालों का टाइम शुरू हो गया है या अब इनकी छुट्टी का टाइम है। बजा करते थे ना पहले, जोर जोर से सायरन बजाया करते थे कि अच्छा जी मिल के अंदर जो है वो अब काम का टाइम खत्म हो गया। अब क्या कहते हैं, कौन कराया देसी, पहली नी आज 15 हुई। कि यार गरीब आदमी है, सफेद पोशी का भरम रखा हुआ है, लेकिन उसका तमाम भरम तोड़ देते हैं कि आगे कहते नहीं कि जी कौन कराया देसी, पहली नी आज 15 हुई। मुंशी मुच्छा वट के गजिया। यार मुंशी साहब ऐसे जो है वो गरज बरस रहे हैं मूछों को ताव दे के, जैसे पता नहीं कितना बड़ा जुर्म कर दिया। और आखिरी मिसरे में कहते हैं जीवे, मतलब जैसे मिल के किसी फैक्ट्री का, मिल का, मिल ना घुग्गू वजिया, कि जैसे किसी फैक्ट्री का सायरन बजाओ कि पूरे मोहल्ले को पता चल जाए कि यार इसके पास किराया देने के पैसे ही नहीं है। नून अलिफ ना, जीवे मिल ना घुग्गू वजिया। शेर बड़े आसान से हैं, अगर आपको समझ आ जाए तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। यहां तक लिख लिया सबने। अब आप लिखें कच्चे घड़े दा फनी जायजा। कच्चे घड़े दा फनी जायजा। कच्चे घड़े दा फनी जायजा। और कच्चे घड़े दा फनी जायजा, इसके अंदर आपने लिखना है पहली सब हेडिंग, पंजाबी तशबीहां ते इस्तारियां दा वरताओ। जी पहली हेडिंग है पंजाबी
तशबीहां ते इस्तारियां दा वर्ताओ। यहां पर आप इनका ना एक बड़ी मजे की नज़म है वो लिखे यार, उसके कुछ मिसरे हैं मुझे भी बड़े पसंद है। आप में से कभी किसी ने अगर गंदम के खेत देखे हो या कनक की फसल तैयार देखी हो, उसे बड़ा मजा लगेगा। आपने मार्च अप्रैल में कनक की फसल कभी तैयार देखी है, जब बिल्कुल रेडी होती है? कहते हैं, जी जी, कहते हैं मैं कनका दा सिट्टा। मैं कनका दा सिट्टा। क्या कहते हैं? मैं कनका दा सिट्टा, काफ नून काफ अलिफ का और नून गुन्ना, मैं कनका दा सिट्टा। अगले मिसरे में लिखें, तू चेतरनी वाह। आप जानते हैं चेतर पंजाबी का एक महीना है, ये मार्च और अप्रैल में जो महीना आता है ना उसे चेतर कहते हैं। मैं कनका दा सिट्टा, तू चेतरनी वाह, वाह कहते हैं हवा को। मैं कनका दा सिट्टा, तू चेतरनी वाह। अगले मिसरे में लिखें, मेडे सिर उत्ते झल। क्या कहते हैं? मेडे सिर उत्ते झल। मेडे सिर उत्ते झल। झल जिस तरह झील वाला लिखते हैं ना, वैसे झल। मेडे सिर उत्ते झल। आखिरी मिसरे में लिखे, मेडे नाल नाल आ। यार आप में से अगर कोई इसे पढ़ के देखे उसे कसम से मजा आ जाएगा, कितनी जबरदस्त बात की है। कहते हैं मैं कनका दा सिट्टा, तू चेतरनी वाह। कि शायर कहता है मैं ऐसे हूं जैसे कनक का सिट्टा हो, और तू ऐसे है जैसे चेतर के महीने की हवा हो। मेडे सिर उत्ते झाल। आपने कभी देखा है किरण कि जब कनक की फसल तैयार हो और तेज हवा चलती है मार्च और अप्रैल में, तो किस तरह से मालूम होता है कि पूरी कनक की फसल हवा के साथ चलती जा रही है? आपने देखा है कि वो गंदम के खोशे किस तरह हवा में लहरा रहे होते हैं। कहते हैं मेरे सिर उते झाल, कि यार मेरे सिर के ऊपर चल, मेरे नाल नाल आ। कि ऐसे लगता है कि कनक और हवा दोनों साथ साथ चल रहे हैं। सच एन एक्सीलेंट शेर, यकीन माने बड़ा मजा आया यार। आपको कभी इत्तफाक हो ना, मार्च और अप्रैल के महीने में आपने देखना है जब कनक की फसल बिल्कुल तैयार होती है, बैसाखी शुरू होने से पहले। अच्छा, इसके बाद फिर नेक्स्ट हेडिंग लिखें, निकी बहर दा वर्ताओ। नेक्स्ट हेडिंग है निकी बहर दा वर्ताओ। बहर मैंने आपको बताया था बाबा फरीद की शायरी में कि किसे कहते हैं, बताया था ना बहर, कि जी बहर कहा जाता है दरिया की रवानी को, मौज को। तो यहां पर निकी बहर इन्होंने कहा है कि बड़े छोटे छोटे मिसरे हैं इनके। जी, निकी बहर दा वर्ताओ। अच्छा, यहां पर आप इनका एक शेर लिखें, फिर आपको समझ आ जाएगी। कहते हैं उचियां कंधा। निकी बहर दा वर्ताओ, इसके अंदर आप इनका शेर लिखें। कहते हैं उचियां कंधा। उचियां अलिफ चे, ये अलिफ या और नून गुन्ना, उचियां कंधा। फिर अगले मिसरे में लिखें डकना सकन। उचियां कंधा। यार माशाल्लाह, देखे ना, डॉक्टर आमिर को भी अब तो पंजाबी लिखनी आ गई, मारिया को भी लिखनी आ गई, बस नहीं आई तो कंदील को नहीं आई। उचियां कंधा। अगले मिसरे में लिखें डकना सकन। उचियां कंधा डकना सकन। फिर आखिरी मिसरे में लिखें फुल्लानी खुशबू। फुल्लानी खुशबू। अच्छा यार आप देखो कि नहीं, फात कोई इशू नहीं। क्या कहते हैं कि उचियां कंधा, कि यार तुसी जितनी मर्जी दीवारां नु उच्चा कर लो, डकना सकन, तुसी रोक ही नहीं सकते फुल्लानी खुशबू, फूलों की खुशबू को। ऐसे ही है ना मारिया, कि आप अगर बैचलर लाइफ गुजार रहे हैं और आपके हमसाए फ्राइडे वाले दिन बिरयानी पकाएं, आपको खुशबू लाजमी आती है, चाहे वो जितना मर्जी घर के अंदर पका लें। उचियां कंधा डकना सकन फुल्लानी खुशबू। इसे इन्होंने आजादी से तशबीह दी है, अमन, आजादी ते तशबीह दी है। की कहते ने कि उचियां कंधा, यार तुसी जितनी मर्जी पाबंदियां ला लो, डक ना सकन, तुसी रोक ही नहीं सकते
फुलानी खुशबू साड़ी आजादी नू। अब आप देखें कितनी छोटी पोएम है, कितनी आसान पोएम है, लेकिन कितनी गहरी बात बयान कर दी है। उचियां कंधा तुसी लाओ जितनियां पाबंदियां ला सकते हो, डक ना सकन तुसी रोक ही नहीं सकते, फुलानी खुशबू साड़ी आजादी नू। आपने लिखा था हेडिंग में निक्की बहर दा वर्ताओ। अब आप देखें यार, उचियां कंधा दो दो लफ्जों पर मुश्तमिल एक एक मिसरा है। क्या इससे छोटा और कोई मिसरा हो सकता है? इससे छोटी और कोई नज़म हो सकती है? इसके बाद फिर आप नेक्स्ट हेडिंग लिखें जी, कलाम विच ड्रामाई कैफियत। कलाम विच ड्रामाई कैफियत। कलाम विच ड्रामाई कैफियत कि जब हम इनकी शायरी को पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि एक पूरे ड्रामे की सी इमेजिनेशन इन्होंने की हुई है। कलाम विच ड्रामाई कैफियत, बड़े मजे की इन्होंने जो है वो ड्रामा निगारी की है। इनकी नज़म पढ़ के ना एक ड्रामे का सा तासुर मिलता है। एमन पता है क्या कहते हैं? कहते हैं ओह लारी आइए। आपको पता है ना, दूसरी जंग अजीम में पंजाब के लोगों को जबरदस्ती फौज में भर्ती किया गया था। पंजाब के लोगों को जबरदस्ती इन्होंने फौज में भर्ती कीता सी। तो वो आपको पता है, अब जिन लोगों की नई नई शादी हुई थी तो वो बेचारे जो है वो बड़े परेशान थे, है ना आमिर? ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲੈਣ ਗੋਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟੀਆਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨਾ ਤਨਜ਼ੀਲਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? तो कहते हैं ओह लारी आई है। लारी आप समझते हैं ना कि पुराने जमाने में बस को कहा जाता था। कहते हैं ओह लारी आई है कि भाई बस आ गई है। फिर अगले मिसरे में लिखे हिक गबरू लथा है, हे और काफ के साथ हिक गबरू लथा है। ओह लारी आई है हिक गबरू लथा है। फिर अगले मिसरे में लिखे, कहते हैं ओह मुंह मत्था है कि शायरा ने अपने बंदे को पहचान लिया है। उन्होंने पता चल गया कि भाई ये ते ओही मुंह ते मत्थे वाला बंदा है। हिक गबरू लथा है ओह मुंह मत्था है। फिर अगले मिसरे में लिखे कुर्ता भी खाकी है। वो आपको पता है ना कि अंग्रेजों का यूनिफॉर्म खाकी कलर का था। कहते हैं कुर्ता भी खाकी है, कुर्ता भी खाकी है। अगले मिसरे में लिखे शिमला भी उच्चा है। शिमला आप समझते हैं? वो आज भी आप वाघा बॉर्डर पे जाएं, आपने देखा है वो शिमले वाली इन्होंने जो है वो तुर्रे वाली वो पहनी हुई होती हैं पगें, उन्होंने कहते हैं शिमला भी उच्चा है। कुर्ता भी खाकी है, शिमला भी उच्चा है। इकरा रिफत, आप जब खाकी भी नहीं लिख सकते, आप इतने मासूम हैं, आपने पंजाबी ऑप्ट क्यों की है यार? खाकी भी नहीं लिख सकते हो तुम। तो इसके बाद फिर आगे लिखें शिमला भी उच्चा है। फिर अगले मिसरे में लिखें लाचा भी सुच्चा है। लिखें आगे लाचा भी सुच्चा है, लाचा भी सुच्चा है। फिर अगले मिसरे में लिखें अल्लाह सुन गिदी है। अच्छा, ये सुन गिदी वर्ड अब सराइकी जबान में इस्तेमाल होता है ना, अल्लाह सुन गिदी है कि अल्लाह ने हमारी सुन ली है। अल्लाह सुन गिदी है। फिर अगले मिसरे में लिखें एह मेडा माही है। अल्लाह सुन गिदी है, एह मेडा माही है। और आखिरी मिसरे में लिखें नई कोई राही है, नई कोई राही है। अच्छा, इस सारे को ना हम दोबारा पढ़ के देखते हैं जी। हम ना मारिया इस सारे को दोबारा पढ़ के देखते हैं। तो क्या कहा इन्होंने कि ओ लारी आई है हिक घबरू लथा है, ओह मुंह मत्था है, कुर्ता भी खाकी है,
शिमला भी उच्चा है, लाचा भी सुच्चा है, अल्लाह सुन गिदी है, ए मेडा माही है, नहीं कोई राही है। कि भाई ये अपना ही बंदा है, कोई राही नहीं है, कोई मुसाफिर नहीं है। शायरा ने अपने शायर को पहचान लिया है। सिदरा राणा तुम्हें अलूयन लग रहा है, परा हो मिनता तरलियां तू बात ते ओदा बंदा वापस आया ते तेनू अलूयन लग रहा है, तू परा हो। उसने आखिर में साबित किया, उसने कहा नहीं कोई राही है, कि भाई ये कोई राही नहीं है, अपना ही बंदा है वो। बल्कि मुझे याद आ गया, आपने देखा है टीवी चैनल में दिखाते हैं कि वो जब पांव से लेके मुंह तक कैमरा मारते हैं तो अखीर ते पता लगता है ओहो ये तो अपना ही बंदा सी। माही महबूब को कहते हैं ना, चन माही, है ना। चलें जी, इसके बाद फिर अब आपने जी अब आपने इसके बाद जी अब आपने इसके बाद जो है वो इसकी मुक्ति गल लिखनी है। बस यार आज हमारी 4th या 5th क्लास है, अब तो आपको बुक भी ले लेनी चाहिए। ये कोई बात नहीं है कि आप आखिरी मिसरे या अभी भी लफ्जों के हवाले से परेशान हो, ये तो फर्स्ट क्लास की कंफ्यूजन है यार, अब की तो नहीं है ना। तो इसके बाद अब आप लिखें इसकी मुक्ति गाल, और मुक्ति गाल के अंदर आप लिखें कच्चे घड़े विच, कच्चे घड़े विच, कच्चे जी। हमजा बुक के अंदर और भी बहुत सारी हेडिंग्स हैं, मैंने आपको ये 3 करवा दी हैं, ठीक हो गया। अब आप इसके अंदर लिखें कच्चे घड़े विच खिता पोटोहार दे, कच्चे घड़े विच खिता पोटोहार दे मकामी लहजे दी मिठास, खिता पोटोहार दे मकामी लहजे दी मिठास, लोक गीतां दी चाशनी, लोक गीतां दी चाशनी, फितरी मनाजिर दी दिलकशी, फितरी मनाजिर दी दिलकशी, गरीब लोकां दी बेबसी ते गरीब लोकां दी बेबसी दा एहसास पाया जांदा है, ते गरीब लोकां दी बेबसी दा एहसास पाया जांदा है। बकौल मुनीर अहमद शेख, बकौल मुनीर अहमद शेख, बाकी सदीकी ने बाकी सदीकी ने इंसान दी जात तो लैके, बाकी सदीकी ने इंसान दी जात तो लैके पूरे जग दी दास्तान, पूरे जग दी दास्तान बयान कीती है। उन्होंने पंजाबी मुआशरे दी, उन्होंने पंजाबी मुआशरे दी भरपूर अकासी कीती है। ये कच्चे घड़े यहां पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास से पहले पहले आप लोगों ने मुझे क्लासिकल पोएट्री में से 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके दिखाने हैं, फिर हम जदीद शायरी को भी अटेम्प्ट करेंगे। क्योंकि अब पंजाबी लिखनी भी आनी चाहिए, बस अब बहुत हो गया, इतनी क्लासेस हो गई हैं, अब हमने वाकई पास्ट पेपर्स को अटेम्प्ट करना भी सीखना है। ठीक हो गया।
ये स्पून फीडिंग अब बहुत हो चुकी है। अब हमें पंजाबी का इंट्रो और कंक्लूजन भी आना चाहिए, बल्कि अब तो आप लोगों को सबको समझ आ गई है कि पंजाबी में पढ़ना कुछ भी नहीं है, सिर्फ शेर ही याद करने हैं, और तो पंजाबी में है ही कुछ नहीं। बाकी इतनी गप्पें तो हम खुद भी लगा सकते हैं। तो ये पता है मुनीर न्याजी पढ़ा दिया था या पढ़ाना है अभी? पढ़ना है। चलें जी, फिर आप हेडिंग दें मुनीर न्याजी। और मुनीर न्याजी ने जो कलाम लिखा है उसे कहते हैं कुल कलाम। ओए होए सादिया, बस असल पीरा तक असी पहुंच गए हैं, तुझे फिक्र ही ना करो। आपको पता है वैसे भी हमसे तो कोई दरो दीवार ही महफूज नहीं है यार। सादिया, आप इनका एक कलाम पढ़ के देखना यार, इनका एक कलाम मुझे बड़ा पसंद है। हमेशा देर कर देता हूं जी, बिल्कुल, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। या फिर यार एक और इनका कलाम है, यकीन माने मुझे बड़ा पसंद है। वो कहता है, पता है क्या कहता है यार, यकीन माने मारवा, बड़ा कमाल का इनका कलाम है। कहता है, गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं, तूने मुझको खो दिया, मैंने तुझको खोया नहीं। गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं, तूने मुझको खो दिया, मैंने तुझको खोया नहीं। नींद का हल्का गुलाबी सा खुमार आंखों में था, नींद का हल्का गुलाबी सा खुमार आंखों में था। यूं लगा जैसे वो शब को देर तक सोया नहीं, यूं लगा जैसे वो शब को देर तक सोया नहीं। हर तरफ, जी जी, हर तरफ दीवारों दर और इन आंखों के हजूम, हर तरफ दीवारों दर और उनमें आंखों के हजूम। कह सके जो दिल की हालत, वो लब गोया नहीं। जुर्म आदम ने किया और नस्ले आदम को सजा, काटता हूं जिंदगी भर जो मैंने बोया नहीं। जानता हूं एक शख्स को मैं भी मुनीर, गम से पत्थर हो गया लेकिन कभी रोया नहीं। ये सबसे फेवरेट नज़म है मुनीर न्याजी की, जो मुझे पसंद है। और ख़ास तौर पे इसका जो पहला मिसरा है ना, वो बड़ा हार्ट टचिंग है। कहता है, गम की बारिश ने भी, गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं, तूने मुझको खो दिया, मैंने तुझको खोया नहीं। नींद का हल्का गुलाबी सा खुमार आंखों में था, नींद का हल्का गुलाबी सा खुमार आंखों में था। यूं लगा जैसे वो शब को देर तक सोया नहीं। है ना? तो एनी हाउ, चलें यार पंजाबी में पढ़ लें। देखिए, मुनीर न्याजी ने जो कलाम लिखा है ना, उसका नाम है कुल कलाम। बस करो यार, मुझे वैसे ही रात को 2-2 बजे तक नींद नहीं आती, और ऊपर से तुमने मुझे पढ़ा पढ़ा भी यही दिया। आज रात फिर मुझे नींद नहीं आनी, पता नहीं, वैसे भी इंसोम्निया हो गया मुझे शायद। लिखें मुनीर न्याजी। मुनीर न्याजी मुनीर न्याजी जदीद पंजाबी शायरी विच। आयशा, बस आपको पता है यार, इंसान हर वक्त एक जैसा तो नहीं ना रह सकता, बहुत कुछ याद आ जाता है, बहुत कुछ जहन में आ जाता है। जिंदगी ये आगे बढ़ रही है ना। मुनीर न्याजी जदीद पंजाबी जबान दे। मुनीर न्याजी जदीद पंजाबी जबान दे एक वड्डे शायर ने। लिखें प्लीज, सबा लिखें ना भी। मुनीर न्याजी जदीद पंजाबी जबान दे एक वड्डे शायर ने। ओ मौजू ते असलूब दे हवाले नाल, ओ मौजू ते असलूब दे हवाले नाल। असलूब पता है किसे कहते हैं? शायरी करने के तरीके को। अलिफ
सीन लाम वाओ और बे ओ मौजू ते असलूब दे हवाले नाल अपने हम असर शायरां तू ओ मौजू ओ मौजू ते असलूब दे हवाले नाल अपने हम असर शायरां तू अपने हम असर शायरा तू वखरा मकाम रखदे ने। असर बिल्कुल ठीक लिखा है आपने आमिर। हम असर शायरा तू वखरा मकाम रखदे ने। ओ 1928 ਨੂੰ ਉਹ 1928 ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਉਹ 1928 ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ। ਉਹ 1928 ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ। ਤਕਸੀਮੇ ਹਿੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ तकसीमे हिंद तो बाद साहिवाल अपड़े 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 तो आप समझते हैं ना, अपड़े किसे कहते हैं? पहुंचने को। तकसीमे हिंद तो बाद साहिवाल अपड़े कुछ अरसा कुछ अरसा कुछ अरसा नेहा जस्ट वेट, थोड़ा सा वेट, अभी आपको पता चल जाएगा। कुछ अरसा पाकिस्तान नेवी विच नौकरी की थी। फिर छड़ के अदबी कामकार कीता। फिर छड़ के अदबी कामकार कीता। उन्होंने उर्दू ते पंजाबी उन्होंने उर्दू ते पंजाबी दोवां जबाना विच उन्होंने उर्दू ते पंजाबी दोवां जबाना विच शायरी कीती है। उन्होंने उर्दू ते पंजाबी दोवां जबाना भी शायरी की थी। अच्छा, नीचे आप लिखें उर्दू, और उर्दू में जो इन्होंने कलाम लिखा है ना उसके नाम लिखने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। आमिर नीचे लिखें उर्दू। उर्दू में इन्होंने जो कलाम लिखा है ना उसका पहला नाम पता है क्या है? कहते हैं दुश्मनों के दरमियान एक शाम। यार तूफानी किस्म के नाम रखे हैं इन्होंने अपने कलाम के। क्या कहते हैं? दुश्मनों के दरमियान एक शाम। फिर दूसरा नाम इन्होंने अपने कलाम का रखा, कहते हैं तेज हवा और तन्हा फूल। चुन चुन के नाम रखे हैं कसम से इसने। कहता है दुश्मनों के दरमियान एक शाम। फिर दूसरा कलाम लिखा और उसका नाम रखा तेज हवा और तन्हा फूल। और तीसरा जो कलाम लिखा वो है माहे मुनीर। तेज हवा और तन्हा फूल, माहे मुनीर। नहीं नहीं, फौजी बंदा नहीं सी यार, नेवी दे विच एज अ सिविलियन गया अफनान, वो भी छड़ आया। अच्छा, पंजाबी में भी इन्होंने 3 कलाम लिखे हैं। अब आप नीचे हेडिंग दें पंजाबी, और पंजाबी में इन्होंने जो 3 कलाम लिखे हैं इन्हीं को छाप कर कुल कलाम बनाया गया। पंजाबी दे विच पहला इन्होंने लिखा सफर दी रात। अच्छा देखें यार, पंजाबी के अंदर ये जितना इमोशनल ये हमें उर्दू में करता है ना, पंजाबी में उतना ही कोई फनकार किस्म का शायर है। पंजाबी दे विच पहला कलाम लिखिया, उहदा नाम है सफर दी रात। अब आप देखें कि शायर रात का शिकारी है। सफर दी रात। अच्छा, सफर दी रात के बाद सफर दी रात
उसके बाद दूसरा इसने लिखा, जी जी, दूसरा कलाम इसने रखा, रास्ता दिसन वाले तारे, रास्ता